क्या उनको फौरी राहत तमाम सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या निचली अदालतें हो, क्या उनसे मिल रही है? सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ईडी ने अपने कील कांटे दुरुस्त करके ये तमाम कार्रवाइयां की हैं? क्योंकि ईडी को भी पता है कि इतने बड़े लोगों पर, बड़े नेताओं पर हम हाथ डालते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों के बीच एक मैसेज जाता है कि ये पॉलिटिकल वेंडाटा है। अगर वो पॉलिटिकल वेंडाटा ही साबित होता है और वो लोग, तमाम लोग कोर्ट से छूट कर आते हैं और कोर्ट उन पे कोई कार्रवाई नहीं करता या फिर ईडी सबूत पेश नहीं कर पाती है, तो कहीं ना कहीं ये एक मैसेज जाता है कि वो एक पॉलिटिकल टूल की तरह ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है लगातार। तो ईडी को भी पता है क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, लेकिन उनको करने की शक्ति, पावर वो कौन दे रहा है, बात इस पर भी होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन धर्मेंद्र सर, आपको क्या लगता है, क्योंकि लगातार हाल फिलहाल में अगर आप देखें पिछले कुछ समय के दौरान लालू प्रसाद यादव की ईडी के सामने दफ्तर में पेश हुई, उसके बाद तेजस्वी यादव पेश हुए, उसके बाद यहां पर हेमंत सोरेन पेश हुए, और हेमंत सोरेन का एग्जाम्पल तो लेटेस्ट है। उसके बाद से तो लगातार जो बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो गया है, और यहां पर तो विपक्ष के कई नेता है वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि भाई जब तक चुनाव नहीं हो जाएंगे आप उम्मीद मान के चलो कि ऐसे ही ये विपक्षी नेताओं को यहां पर ईडी के दफ्तर की परेड लगाते रहेंगे। देखिए, सबसे बड़ा जो यहाँ पे विपक्ष जो कह रहा है, ये आप देखेंगे जब पहले यूपीए की सरकार थी तब यही विपक्ष ये कहता था कि ईडी सीबीआई का जो है दुरुपयोग किया जा रहा है। जब जिसकी सत्ता रहती है और विपक्ष लगातार जब कोई जांच होती है तो आरोप लगाता है, वो चाहे भाजपा सत्ता में रहे चाहे कांग्रेस सत्ता में रहे, जो पार्टी सत्ता में रहेगी उसके ऊपर आरोप लगेंगे। लेकिन अब यहाँ सवाल ये भी है कि सीबीआई का भी एक दायरा है। सीबीआई जो है वो जो केंद्र शासित प्रदेश है उनमें तो केस दर्ज कर लेती है, या फिर जो केंद्र की तरफ से किसी जांच को कहा जाए, या राज्य सरकार खुद जांच की मांग करे, या फिर किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। ज्यादातर जो जांच चल रही है वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की निगरानी में, चाहे महाराष्ट्र का हो, बंगाल का हो, ये हाई कोर्ट के निगरानी में वो जांच चल रही है। अब उसके बाद रह गई ईडी की बात, तो ईडी के अधिकार भी बहुत सीमित है। ईडी किसी के ऊपर जो है मुकदमा नहीं दर्ज कर सकता जब तक कि उस केस में सीबीआई, पुलिस या एनआईए, कोई जांच एजेंसी जब तक मुकदमा नहीं दर्ज करती तब तक ईडी उस पर अपना मुकदमा नहीं दर्ज करती, अपनी एफआईआर नहीं दर्ज करती। तो इनके हाथ में जो अधिकार है उस अधिकार के बाद ही ये कार्रवाई होती है। अब जो ये जैसे झारखंड में हुआ है, या आप देखें जो वहां 100 करोड़, महाराष्ट्र में 100 करोड़ की वसूली का जो कांड था, तो हाईकोर्ट की निगरानी में वो मामला जो चला और हाईकोर्ट की निगरानी में वो जांच हो रही थी, जो सीबीआई ने उसको चालू किया। तो ये उसके बाद ईडी भी उसमें आई। कलकत्ता में जिस तरीके नारदा स्ट्रिंग और शारदा चिटफंड का जो है हाईकोर्ट की निगरानी में उसमें आया, वो हाईकोर्ट ने की जांच, तब एफआईआर हुई, फिर ईडी और ये सब उसमें गए। तो ये कहना कि अपने आप ईडी के हाथ में बहुत कुछ नहीं है। ईडी तब कहीं कार्रवाई कर सकती है जब कोई और जांच एजेंसी उसमें जो है कोई एफआईआर दर्ज की हो। उसके साथ ही सीबीआई के भी हाथ बंधे हुए हैं। सीबीआई को या तो राज्य सरकार जो है मांग करे, केंद्र सरकार उसमें कुछ करे, या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जो है कोई आदेश हो। तो ये आरोप लगाना, मैं नहीं कहता कि बिल्कुल सब दूध में धुले हुए हैं, बिल्कुल पाक साफ काम हो रहा है, सरकार कहीं कोई दबाव नहीं हो सकता, ऐसी मंशा भी हो सकती है। सरकार राजनीतिक फायदे के लिए सीबीआई का दुरुपयोग जो है कई दशकों से चल रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। आपको याद होगा 2013 में तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि सीबीआई जो है वो सरकार का तोता बन गई है, पिंजड़े का तोता है। तो ये जो आरोप लगा रही है, आज कांग्रेस लगा रही है, तब भाजपा लगाती थी। तो ये कहना, लेकिन मुझे लगता है कि जांच एजेंसियां वो जो है बिना किसी सबूत के, अगर कोई सबूत ही नहीं था तो ये जो एक साल से बंद है, बार बार हाई कोर्ट में जमानत के लिए जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, लेकिन उनको जमानत नहीं मिल रही है। इसका मतलब कुछ सबूत है जी, कोई ऐसी ठोस कार्रवाई हो रही है, जो कुछ ऐसा है। और मुझे लगता है भ्रष्टाचार की जांच अगर हो रही है तो सरकार या जो राजनेता हैं उनको आगे आना चाहिए। मैं अगर आप दिल्ली की बात करें, आज भी एक्सरसाइज चल रही है। आज जो एक कथित भ्रष्टाचार की बात हुई थी, जो खुद आम आदमी पार्टी के एक वरिष्ठ मंत्री, पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आज किसी ने लगाया कि हमारे 7 एमएलओ को तोड़ने के लिए 25-25 करोड़ की ऑफर है। तो उस पे जो है भाजपा के ऊपर आरोप लगा, क्योंकि विपक्ष में भाजपा है। अब अगर भाजपा किसी एजेंसी से या पुलिस से जांच की मांग की है तो अब उसमें जांच में सहयोग करें। ये उनको भी, अगर मैं कहता हूं
मैं बैठा हूं कि आपके यहाँ आपके ऊपर कोई आरोप लगाता हूं, ठीक है, तो आरोप की आप अगर उसमें जांच की मांग तो आप कर सकते हैं ना। तो अगर किसी ने जांच की मांग की है तब उससे भागने की क्या जरूरत है? आप उसमें सहयोग करिए, पुलिस को या जो भी एजेंसी आपको जिस पे विश्वास हो आप उसको दीजिए। लेकिन ये कहना कि मुझे जेल डालेंगे, आप आरोप भी लगाएंगे, जांच भी नहीं करवाएंगे, मुझे लगता है ये जो नैरेटिव बनाया जा रहा है ये देश के संवैधानिक ढांचे के लिए भी और कानून व्यवस्था जांच भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई है उसकी धार को कुंद करेगी। ठीक है, नहीं लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई, श्रीकांत सर, ये तमाम चीजें नजर आती हैं, लेकिन जब बात होती है विपक्षी नेताओं को निशाने पर लेने की, और विपक्षी नेता जब निशाने पर आते हैं लेकिन अचानक से जब गठबंधन टूटते हैं और वो एनडीए के साथ मिल जाते हैं, तो ये जांच का दायरा कहां चला जाता है? लगातार जो विपक्ष के नेता है वो ये कहीं ना कहीं एग्जाम्पल के तौर पर अजीत पवार का नाम लेते हैं, छगन भुजबल का नाम लेते हैं, वो नाम लेते हैं हेमंत बिस्वा शर्मा का, वो नाम लेते हैं शुभेंदु अधिकारी का। वो कहते हैं कि ये भी तो सब जांच के दायरे में थे, करोड़ों के एलिगेशन तो इन पर भी लगे थे। लेकिन जब ये बीजेपी के साथ हो गए, एनडीए के साथ हो गए, तब ये पाक साफ कैसे हो गए? तो एक पॉलिटिकल पार्टी जो करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति लेकर आगे चल रही थी, वो अपने साथ एक ऐसी वॉशिंग मशीन कैसे ले सकती है कि अगर आप उसके साथ हो गए तो दाग सारे धुल जाएंगे? श्रीकांत जी, देखिए, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये बात अगर निकल कर आती है कि जो बीजेपी में है, यानी कि अगर आपके पास ईडी का फोन आए, एक अगर कहा जाए तो राजनीतिक या पत्रकारों के बीच एक चुटकुला भी बड़ा मशहूर है कि एक कांग्रेस का नेता था, उसको फोन आया ईडी का कि आप को हम समन भेज रहे हैं, आप हमसे आकर हमारे सामने पेश होइए। उसने कहा कि यार अभी तो मुझे बीजेपी ऑफिस से फोन आया है और मैं जा रहा हूँ बीजेपी ज्वाइन करने। तो ईडी वाले ने कहा कि अरे सॉरी, रॉन्ग नंबर, मैंने शायद गलत आदमी को मिला दिया। तो ये जो चुटकुला है या फिर ये जो व्यंग के तौर पर कहा जा रहा है, ये यूं ही नहीं कहा जा रहा है। आप सोचिए पिछले 8-9 सालों में कितने बीजेपी के लोगों पर या एनडीए के तमाम दलों पर कार्रवाई हुई। सीबीआई ने या मैं कहता हूं इनकम टैक्स ने कितने बीजेपी के नेताओं पर रेड मारी, या फिर ईडी ने कितने मामले दर्ज किए। और ऐसा होता भी है। देखिए, राजनीति में आप शुचिता की उम्मीद करें, ईमानदारी की उम्मीद करें, ये अपने आप में बेमानी है। और अब कौन सी ऐसी, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी सेंट्रल कमांड होगी जो अपने ही पार्टी की छवि बेकार करने की कोशिश करेगी और अपने ही भ्रष्ट नेताओं पर छापे डलवाएगी। मुझे लगता है ऐसा कहीं हमें देखने को नहीं मिलेगा और ऐसा होगा भी नहीं। लेकिन अगर जनता ये पूछ रही है, और खास तौर से इंडिया अलायंस जो है वो लोगों के बीच इस बात को ले जाकर साबित करे, जिस तरीके से पिछली बार आपने देखा राहुल गांधी ने एक सगुफा छोड़ा, चौकीदार चोर है राफेल को लेकर। अभी आप देखिए अलग अलग वो बातें करें, लेकिन लोग ये मानकर राजी नहीं है। चौकीदार जिस तरीके से बस्ट किया गया, और इस बार तमाम इंडिया अलायंस ढूंढ रही है कुछ ऐसी चीज जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक वेपन की तरह इस्तेमाल हो पाए। लेकिन सवाल यह है कि क्या आम आदमी इस परसेप्शन में फंस रहा है? क्या आम आदमी इस परसेप्शन में खुद को देख रहा है? और क्या ये इस बात को मान रहा है कि ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल विपक्षी दलों पर ही किया जा रहा है? मैं कह रहा हूं कि ईडी आखिर नवीन पटनायक को क्यों नहीं पकड़ती है? वाईएसआर कांग्रेस पर ईडी के छापे क्यों नहीं पड़ते हैं? सीधी बात है। अगर आप देखिए तो ईडी के छापे बहुत हद तक केरल में नहीं पड़े हैं। बीआरएस के कुछ नेताओं पर ईडी के छापे पड़े हैं, लेकिन ईडी उस पर अभी कार्रवाई नहीं कर रही है। जी, आप ये देखिए, तो ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है कि ईडी केवल विपक्ष पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन जो सत्ता पक्ष को लेकर सॉफ्ट पॉलिटिक्स करते हैं, जैसे नवीन पटनायक हो, जेडीयू का एग्जांपल भी आप ले सकते हैं। हाँ, तो आप सोचिए उन लोगों पर ईडी के छापे नहीं पड़ रहे हैं, यानी कि जो मशीन में नहीं धुल रहे हैं, दूसरी लॉन्ड्री में भी धुल के आ रहे हैं, लेकिन डिटर्जेंट पाउडर एक ही है, यानी कि दृष्टिकोण एक जैसा है, सपोर्टिंग सिस्टम एक जैसा ही है। सेंट्रल में अगर आप सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं तो ईडी आप तक नहीं पहुंचेगी। तो देखिए ये बात भी है, लेकिन लोग इस पर कितना भरोसा कर रहे हैं? तो लोगों का तो सर रिएक्शन आ गया ना। हाल फिलहाल में धर्मेंद्र जी, अगर आप देखें कि हाल फिलहाल में जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए, जहां पर राजस्थान है, जहां पर मध्य प्रदेश है, जहां पर छत्तीसगढ़ है, जहां पर हम देखते तेलंगाना है, तो यहां पर जो कहीं ना कहीं रिजल्ट निकलकर सामने आए, और टाइमिंग आप देखिए ना, विपक्षी पार्टियां तो ना सिर्फ यह आरोप लगा रही हैं कि ईडी, सीबीआई और आईटी के रडार पर विपक्षी नेता हैं, बल्कि टाइमिंग पर भी सवाल उठा रहे हैं कि जब चुनाव होगा तभी आप इनको उठाकर ले जाते हैं।
दिखाने के लिए कि भाई देखिए कि विपक्षी पार्टियों की जहां जहां सरकार है वहां पर विपक्षी पार्टियों की सरकार के बैनर तले करप्शन किस तरह से फल रहा है, फूल रहा है। और लेटेस्ट एग्जांपल आप हम मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक देख सकते हैं सर। धर्मेंद्र जी देखिए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में जो जांच चल रही थी, उनके जो केस पहले दर्ज हुए और उसके बाद वहां पे वो हुआ। अभी आप ऐसा नहीं कह सकते कि वहां भ्रष्टाचार हुआ है या नहीं हुआ है, ये जांच का विषय है। लेकिन अभी जो बात हो रही थी कि ये जो सवाल उठता है, जो बड़ा प्रश्न आज देश में खड़ा है कि सिर्फ विपक्ष के ऊपर जांच एजेंसियां कार्य कर रही हैं। मैं ये कहता हूं कि जो लोग जैसे हेमंत बिस्व शर्मा हो गए हैं, आपके बंगाल में जो है शुभेंदु अधिकारी हो गए, मुकुल राय हो गए। मुकुल राय तो फिर वापस चले गए हैं, बिल्कुल ठीक है। अब ये चीज रह गई कि जो विपक्ष के नेता हैं, ये जब टीवी चैनलों पे बैठते हैं या और जगह बैठते हैं तो ये कहते हैं कि भाई इनके खिलाफ जांच नहीं हो रही है। आप उस प्रदेश में इनके खिलाफ प्रदर्शन क्यों नहीं करते हैं? आप ईडी दफ्तर का इनके खिलाफ ज्ञापन दे के नोटिस इनको और नहीं आपकी सुनवाई हो रही है। जो जांच एजेंसियां ने जो जांच एफआईआर दर्ज की थी उसके खिलाफ आप जाइए ना हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, आपको कौन रोक रहा है? आप ये तो नहीं माना जा सकता इस देश में कि यहाँ पे हमारी न्याय प्रणाली जो है, जो न्याय प्रणाली है वो बहुत ही मजबूत है, न्यायपालिका हमारी ठीक है, तो अब उस पर सबको विश्वास है। तो मैं ये कहता हूं कि जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की निगरानी में जांच चल रही थी, आप कोई लेके गया था ना, हाई कोर्ट कोई तो लेके गया कि इनके खिलाफ जांच होनी चाहिए। आप अब लेके चले जाइए कि ये तो हेमंत बिस्व शर्मा के खिलाफ ये जो इतनी भ्रष्टाचार के आरोप थे, इनकी जांच कराई जाए, कोर्ट की निगरानी में जांच कराई जाए, शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ जांच कराई जाए। मैं ये कहता हूं सिर्फ कहने से कार्य नहीं चलेगा ना, आप आरोप तो लगाते हैं और ये लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह भी है ना सर कि आरोप लगाने के बाद नेता सलाखों के पीछे तो पहुंच जाते हैं, लेकिन जब बात विपक्षी नेता कहते हैं कि भाई एक प्रूफ नहीं है, आपने बस शक के दायरे पर और कुछ धाराओं के तहत इनको अंदर कर रखा। मैं सर लौटूंगा, इसी पर से वापस आएंगे, छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है मजबूरन, उसके बाद ब्रेक के बाद लौटेंगे तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और फिर जो तमाम नेताओं के साथ साथ जो अन्य मुद्दे हैं इसी ईडी के। नमस्कार, बहुत बहुत एक बार फिर से स्वागत आपका ब्रेक के बाद। रणनीति आप देख रहे हैं और रणनीति में जो चर्चा हो रही है वो ईडी के रेडार पर हो रही है, क्योंकि ईडी का रेडार जिस तरह से घूम रहा है और विपक्षी नेता असहज होते नजर आ रहे हैं, नेता ना सिर्फ असहज हो रहे हैं, उनको उनकी सरकारें गिरने का डर भी नजर आ रहा है। इसी पर हम चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। दो बेहद खास मेहमान, राजनीतिक विश्लेषक धर्मेंद्र जी और श्रीकांत जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। और इससे पहले कि हम अगले सवाल रखें, जो नेताओं की प्रतिक्रिया हैं वो आपको सुना देते हैं कि हाल फिलहाल में जिस तरह से पूरा घटनाक्रम हेमंत सोरेन यानी झारखंड को लेकर सामने आया था, क्योंकि एक पल के लिए लगा था कि सरकार तो गिर ही गई, राष्ट्रपति शासन लग ही गया या फिर वहां पर बीजेपी नंबर गेम कर जाएगी, लेकिन चंपई सोरेन ने जिस तरह से कमान संभाली उसके बाद चीजें थोड़ी सी स्टेबल होती नजर आई हैं। कुछ नेताओं के रिएक्शन है, कांग्रेस नेता क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए आप सर। ईडी का एक्शन होना ये बहुत ज्यादा लोग इसको देख रहे हैं। अब आप आंकड़े देख लीजिए, पिछले 5-7 सालों में ईडी का जो एक्शन हुआ है, सो कॉल्ड एक्शन, ये 95% उन लोगों के ऊपर है जो केंद्र सरकार के खिलाफ में है। 95% वो लोग हैं जो भाजपा के विरोध में हैं। उन पर जो सो कॉल्ड एक्शन है कितना जायज है कितना नहीं है, जनता इसको देख रही है। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि चुनाव से ठीक पहले इस प्रकार की कार्रवाई जब होती है तो बड़े सवाल उठते हैं कि मंशा क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ये इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है या एक सरकार का एक जरिया है दबाव बनाने का, प्रेशर क्रिएट करने का। लगातार जो विपक्ष के नेताओं के ऊपर केसेस हो रहे हैं, छापे पड़ रहे हैं, रेड्स हो रही हैं, इनकम टैक्स की, सीबीआई की, ईडी की, ये कहीं ना कहीं सवाल को जन्म देते हैं कि ये हो क्यों रहा है चुनाव से ठीक पहले, और विशेष रूप से अपराधियों के मतलब विरोधियों के ऊपर। ईडी का अरेस्ट का कोई महत्व नहीं है, वो तो विरोधी लोगों को कोई भी एक्सक्यूज देके अरेस्ट करते हैं, रखते हैं। आज तक एक भी केस वो प्रूव नहीं कर पाए। तो अच्छा बात है कि गवर्नर अंतिम में चंपाई सोरेन को चीफ मिनिस्टर का शपथ लेने को अनुमति दिया है। इतना तो किया है, वो भी बीजेपी कोशिश कर रहा था वो जो रूलिंग अलायंस से लोगों को लेने के लिए, लेकिन वो सफल नहीं हुआ।
बीजेपी का जो लोकतंत्र का खिलाफ कोशिश चल रहा है। Hemant Soren joined the NDA, there would have been a different scene. He would have been washed through BJP's washing machine. You notice the rhyme between scene and machine. The BJP Friends has established the world's most world-renowned university on an all-India basis, which gives only PhDs and postdoctorals on one theme alone: how to topple elected governments, how to convert majorities into minorities, how to encourage defections, how to create inducements. Number two, the BJP has created an authoritarian, absolutist and autocratic system in the world's largest democracy. They brook of no opposition. Let me tell you the latest in this multi-edition serial. I want to ask a fundamental constitutional legal question for which we have only received stunning silence for the last 18 odd hours. Yesterday in the Jharkhand Assembly, where the whole world knows that the figures are roughly 47 or 48 majority and roughly 33-32 opposition, after the Honorable Chief Minister had submitted his resignation to the Governor and a new Chief Minister with the numbers known was proposed, why has the Governor been paralyzed into inaction for the last 18 hours? A whole day will be over shortly. तो सुना अपने तमाम नेता क्या कुछ कहते नजर आए, लेकिन कुमार श्रीकांत सर यहां पर दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण, एक तो ये ईडी की जांच या ईडी की जो रेडार की टाइमिंग, और दूसरा महत्वपूर्ण बात जो यहां पर अपने सौगत राय जी को सुना। सौगत राय जी कहते नजर आ रहे थे कि अब तो लोग ये कह रहे हैं कि भाई ईडी जो सीबीआई है या आईटी है ये तो जांच एजेंसियां है ही नहीं, ये तो दबाव बनाने का जरिया बन चुकी है, अब तो ये मूल काम कर ही नहीं रहे हैं, और अगर कर रहे होते तो आखिरकार जितने केस दर्ज हुए हैं उसमें कोई निष्कर्ष निकल कर क्यों नहीं आता। जांच जो दायरा है बढ़ते डेट्स बढ़ती जा रही हैं। बात हो रही है संजय सिंह की, बात हो रही है हम बात सत्येंद्र जैन जी की बात कर लें, मनीष सिसोदिया की हम बात कर लें, या फिर जो राजस्थान का अभी हाल में विधानसभा चुनाव में लाल डायरी का मुद्दा उठा। सिर्फ मुद्दे उठते हैं, नेता सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कुछ अता पता नहीं। देखिए, अगर मैं सौगत राय की बात मान भी लूं और अगर मैं ये कहूं कि सब कुछ पॉलिटिकल वेंडाटा के तौर पर हो रहा है और लोग इस बात को कह रहे हैं, तो मुझे बताइए 1,28,000 करोड़ से ज्यादा का एसेट्स जो ईडी ने पिछले विगत 4 वर्षों में जब्त किया है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से, तो वो भी दावा फर्जी है क्या? वो सरकारी खजाने में आया नहीं? क्या ईडी ने उसको सीज नहीं किया? क्या वो लाल स्याही वाला उस पर लगा नहीं? क्या वो संपत्तियां कहां से आई हैं? वो मेरे और आपके टैक्स का पैसा है। इस देश के लोगों के टैक्स के पैसे को जिन लोगों ने चुराया, और उन चोरों से, उन भ्रष्टाचारियों से अगर ईडी उस सारे पैसे को जब्त कर रही है और वो आंकड़ा 1,24,000 करोड़ या 28,000 करोड़ से ज्यादा बन रहा है, अगर आप पिछले 3 महीने का और जोड़ लें तो वो 30 के ऊपर जाएगा। तो ये सोचिए वो पैसा किसका है? अगर वो सभी लोग दूध के धुले हुए हैं और ईडी महज उसको बीजेपी के कहने पर या केंद्र सरकार के पॉलिटिकल वेंडाटा के तौर पर ही उसे अगर हो रहा है, तो पैसा कहां से आया? दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है, आप कह रहे हैं कि वो साबित नहीं हो पा रहा है। आप मुझे बताइए, दिल्ली में एक ऐसे मंत्री हैं जो कह रहे थे कि वो विश्व के सबसे बेहतर शिक्षा मॉडल देते थे, ठीक है, उनको क्यों हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट 3 बार लताड़ लगा चुकी है कि भाई मेरे पास आप बेल के लिए मत आइए, उनको छोड़ा नहीं जा रहा है। मनीष माफ कीजिएगा, जैन साहब को छोड़ा नहीं जा रहा है। तमाम ऐसे लोग हैं अलग अलग राज्यों में जिनको छोड़ा नहीं जा रहा है और केस चल रहे हैं। आप प्रथम दृष्टया क्या कोर्ट मूर्ख है, या कोर्ट को इस देश के कानून व्यवस्थाओं की समझ नहीं है? कोर्ट आपको बेल नहीं देती, अंतरिम राहत नहीं देती। और आप ये सोचिए, आपको क्या दिक्कत थी? एक, आपको संजय मिश्रा से दिक्कत है, आपको लगता है कि ईडी का ये हेड रहेगा तब तक ये इंडिया अलायंस को इसी तरीके से जेल में भरता रहेगा। आपको दिक्कत ईडी से है, इसीलिए आपने कहा कि ईडी की शक्तियों को
कम किया जाए, पावर्स को घटाया जाए। आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट मना कर देता है। उसके बाद आप ईडी के आप फिर वापस सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, कहते हैं कि ईडी अगर समन भेजता है तो सीधे तौर पर ईडी गिरफ्तार नहीं कर सकती जब तक वो कोर्ट से गिरफ्तारी का वारंट लेकर नहीं आती। यानी कि आप ईडी के खिलाफ लगे हुए, आपको लगता है ना, देखिए सीबीआई की धार लगातार पिछले 20 सालों में कुंद कर दी गई है, धीरे धीरे सीबीआई को घिस दिया गया है। सीबीआई को लेकर जिस तरीके से दिल्ली पुलिस स्पेशल एक्ट जो था 1952 का, उसका किस तरीके से बेजा इस्तेमाल किया गया और पॉलिटिकल वेंडाटा के तौर पर अलग अलग सरकारों ने इस्तेमाल किया, और राज्य सरकार उसको डिटेन करने के लिए या उसके खिलाफ अपने यहां तमाम कायदे कानून लाए। लेकिन ईडी का अभी कोई तोड़ तमाम राजनीतिक पार्टियां या विरोधी छत्रप नहीं निकाल पा रहे हैं, और ईडी भ्रष्टाचार पर मुझे लगता है अंतिम और गहरा प्रहार कर रही है। जिस बात को नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि मेरा प्रहार भ्रष्टाचार के तरफ है, ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा और सबको जेल भिजवाऊंगा। लेकिन धर्मेंद्र सर, अगर आपको लगता है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में जो कांग्रेस नेता है राहुल गांधी, उन्होंने कहा कि हमें मालूम नहीं था कि जेडीयू इतनी आसानी से टूट जाएगी, अगर आपको लग रहा है कि जेडीयू पार्टी के जो नेता हैं वो भी कहीं ना कहीं अंदर खाने ईडी के दबाव से परेशान थे, जिस वजह से वो एनडीए में शामिल हो गए, और यहां पर तो आपने सुना अभिषेक मनु सिंघवी जी को, उन्होंने कहा कि अगर हेमंत सोरेन भी एनडीए के साथ हो जाते तो शायद आज जिस कार्रवाई का सामना हेमंत सोरेन कर रहे हैं उनको करना नहीं पड़ता, अगर वो भी एनडीए का पार्ट बन जाते तो। देखिए, कई बार कांग्रेस के जो सबसे बड़े नेता अगर कहें तो गांधी परिवार के सबसे जो है इस टाइम पे प्रभावशाली और बड़े नेता राहुल गांधी हैं। और राहुल गांधी जब इस तरीके से बात करते हैं, मुद्दे उठाते हैं, मुझे देखो भाई ये सत्य है कि राहुल गांधी पिछले कुछ सालों में अपनी राजनीतिक सूझबूझ और राजनीतिक पकड़ को मजबूत बनाया है। इसकी देखिए, इसकी जो है हर तरफ जो है अगर इसकी चर्चा होती है, राजनीतिक क्षेत्र में जो लोग कार्य कर रहे हैं और जो विश्लेषक हैं, जो पत्रकार हैं, इस बात को तो मानते हैं कि राहुल गांधी में समझ आई है। लेकिन कभी कभी ऐसे बयान आ जाते हैं जो हास्यास्पद होते हैं। जिस तरीके से अभी जो है नीतीश कुमार के बारे में आपने ही सवाल किया, हमने भी सुना था कि उन्होंने कहा कि अगर ये जो है डर के बाद चले गए, ऐसा उम्मीद नहीं थी। नीतीश कुमार एक ऐसे राजनेता इस टाइम पे देश में बन गए जिनकी कथनी और करनी पे मुझे लगता है कि आम व्यक्ति जो है, आम जनता विश्वास नहीं कर रही है। वो अलग चीज है कि वो राजनीतिक रूप से जो है वो कमजोर तो हुए हैं, लेकिन लोकसभा में वो मजबूत स्थिति में बिहार में आज भी है। अब जब इंडिया गठबंधन में उनकी पार्टी को उस तरीके का मुझे लगता है बढ़त मिलती नहीं दिखी। उनके बहुत सारे सांसद, और हाल फिलहाल में जिस तरीके से ये पूरे पूर्वांचल में उत्तर प्रदेश और बिहार हिंदी पट्टी में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद एक अलग तरह की लहर देखी गई, जिससे कई सारे विपक्षी दल के जो पहले कभी एनडीए में हुआ करते थे वो घबराए और उन्होंने अपनी अपनी पार्टी पर दबाव, मुझे लगता है लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी को फिर से उसी स्थिति में रखने के लिए और उनके अपने लोकसभा सांसद किसी दूसरी पार्टी में न भाग जाएं, इसके लिए वो एक मजबूत सिरे की तरफ चले गए। लेकिन कुमार श्रीकांत सर, हाल फिलहाल में जो ममता बनर्जी का स्टेटमेंट निकलकर सामने आया, उन्होंने कहा कि भाई कांग्रेस पार्टी की स्थिति तो ऐसी है कि 40 सीटें भी अगर वो रिगेन कर ले तो भी बहुत बड़ी बात होगी। और बड़ी बात तो यहां पर यह है कि ममता बनर्जी कहती नजर आई, क्योंकि जो सबसे ज्यादा बेसिक कहा जाए कि पिलर है एनडीए का, वो इंडिया अलायंस का, वो कह रही है कि भाई अगर कांग्रेस नेता में कोई दम है तो जाओ वाराणसी चुनाव लड़के दिखाओ और जीत के दिखाओ। और वो राहुल गांधी को साइबेरियन बर्ड भी कह रही हैं। वो कह रही है कि ये ऐसा व्यक्ति है जो केवल चुनाव के मामले में ही आता है। मैं आपको छोटा सा आंकड़ा देता हूं, आप समझिए इस मजबूरी को समझिए। मैं कहता हूं अभी तक राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो भी है वो, उसमें तकरीबन 71 करोड़ 85 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। ये कांग्रेस का डेटा है, ये मेरा डेटा नहीं है, या हमारे में हम 3 लोगों में से किसी का डेटा नहीं है। आप समझिए कांग्रेस की सारी ऊर्जा, सारी पावर, सारा संसाधन और कांग्रेस के नेताओं का सारा बल, सारा कौशल और सारी बुद्धि इसलिए खर्च हो रही है कि वो राहुल गांधी को नेता के तौर पर स्थापित कर पाए, वो कांग्रेस को पैन इंडिया फिर से स्थापित कर पाए, राज्यों की इकाई को मजबूत करें, कांग्रेस को मजबूत करें, एक अच्छा विपक्ष तैयार करें, बीजेपी की विरोधी
एक बौद्धिक विचार क्षमता स्थापित करें, इसमें वो ताकत, वो सामर्थ्य, वो एनर्जी नहीं लग रही है। वो एनर्जी या वो पूरा पावर या कहा जाए वो पैसा किससे लग रहा है ताकि आप राहुल गांधी को स्टैब्लिश कर पाए। अब मुझे बताइए, राहुल गांधी 185 लोकसभा सीटों को होकर घूम रहे, मात्र 15 उनकी झोली में है, और ये 15 अगर 20 भी पहुंच जाए तो ढोल पीटा जाएगा कि राहुल गांधी ने 5 का इजाफा कर दिया। अब ये सोचिए, पश्चिम बंगाल में उनका जो फजीयत हो रही है वो कोलकाता नहीं जा सकते, असम में जो कुछ हुआ वो आप देख रहे हैं, राजस्थान में उनकी सरकार नहीं तो वो उनको वो फायदा मिलेगा नहीं। तो यहाँ तो बीजेपी कहती नजर आ रही है ना कि इंडिया अलायंस का ये जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा जहां जहां जा रही है वहां से घटक दल इनको छोड़कर वापस अपना इंडिपेंडेंट पारी खेलते हुए नजर आ रहे हैं सर। तो ये सोचिए ना, हम पिछले दिनों चला रहे थे पनौती पनौती पनौती, आप बात किया जा रहा था ना, तो आप ये सोचिए जो व्यक्ति 2004 से लॉन्च होने की कोशिश कर रहा है, आज तक लॉन्च नहीं हो पा रहा है राजनीतिक तौर पर। अगर प्रियंका आखिर क्या समस्या, आप ये सोचिए कि रॉबर्ट वाड्रा को 3 अलग अलग मंचों पर कहना पड़ा कि प्रियंका गांधी को आगे लाना चाहिए, प्रियंका गांधी को चुनाव लड़वाना चाहिए। प्रियंका, अच्छा मैं ये कह रहा हूं, आप ये सोचिए कि सोनिया गांधी खुद तेलंगाना जाने की कोशिश में है, रायबरेली या फिर उत्तर प्रदेश से वो भी सीधे तौर पे कांग्रेस छोड़ रही है। और इसी वजह से समाजवादी पार्टी भी यही कह रही है कि आप जिस तरह से इंडिया अलायंस में ज्यादा सीटें मांग रहे हैं, अपना पिछला 2014-2019 का ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, उसके बाद इंडिया अलायंस से सीटों की डिमांड कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही खास मेहमानों का हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो ये थे हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक कुमार श्रीकांत जी और साथ ही साथ धर्मेंद्र पांडे जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ हमारे बेहद खास कार्यक्रम रणनीति में आज बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का, खबरें लगातार आगे जारी हैं।